नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। नामिश नगर में अवैध खनन करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर। आपको बता दें कि एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने योजना का निरीक्षण कर तत्काल कार्रवाई करने के दिए हैं आदेश। एफआईएम रैथा रोड पर होगी चौड़ीकरण। आपको बता दें दाऊद नगर में नागरिकों की सुविधा के लिए जल्द खुलेगा कल्याण मंडप। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को नामिश नगर योजना का निरीक्षण किया है और साथ ही उन्होंने इस निरीक्षण के दौरान नामिश नगर योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों से बैनामा कराई गई भूमि पर अवैध खनन मिलने पर उपाध्यक्ष ने अफसरों को फटकार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एलडीए सीतापुर रोड पर लगभग 4035 एकड़ क्षेत्रफल में नामिश नगर योजना लाने जा रहा है, जिसके लिए बीकेटी तहसील के ग्राम भौली, लक्ष्मीपुर और पूरब गांव, पुरवा, सैरपुर, फारुखाबाद, कोडरी, भोली और साथ ही कमलाबाद, कमलापुर, पलहरी, गोरपानऊ और साथ ही बाथरमऊ, धतिंगरा, सैदापुर, पश्चिम गांव और साथ ही धोबैला, उभरमारी व दुबग्गा की और साथ ही दुगौर की भूमि चिन्हित की गई है। इस आवासीय योजना में कुल 33 सेक्टर होंगे। प्रथम चरण में फेज 1 के तहत 14 सेक्टर को लॉन्च करने की तैयारी है, जिसके लिए आच्छादित गांव में भूमि जुटाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। और साथ ही एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को पुरवा गांव में बने साइट ऑफिस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ जगहों पर अवैध खनन पाया गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि ईंट भट्टे के लोग पहले से यहां मिट्टी निकाल रहे हैं। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि अब जबकि प्राधिकरण उक्त भूमि खरीद चुका है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के खनन नहीं किया जा सकता है। उसके निर्देश पर अवर अभियंता संजय जैन ने अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए सैरपुर थाने में तहरीर दी है। योजना से शुरू होंगे विकास कार्य। समीक्षा में पाया गया कि सेक्टर 1 एवं सेक्टर 12 में लगभग पूरी जमीन खरीदी जा रही है। इसके अलावा कुछ अन्य गांव में भी काफी भूमि प्राधिकरण को मिल गई है। इस पर उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि जिन गाँव में 60% से अधिक भूमि की रजिस्ट्री प्राधिकरण के पक्ष में हो गई है, वहां टेंडर कराकर सड़क, नाली, सीवर आदि विकास कार्य शुरू कराए जाए। उसके अलावा उन्होंने आईआईएम रैथा रोड पर चौड़ीकरण कराने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही बल्क रजिस्ट्री के लिए स्थापित करे काउंटर। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा है कि बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी भूमि देने के लिए सहमति पत्र दिए हैं। ऐसे में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में नामिश नगर योजना के लिए एक अलग काउंटर स्थापित कराया जाए और दाऊद नगर कल्याण मंडप जल्द खुलेगा। दाऊद नगर में वहां पर लगभग 7000 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे कल्याण मंडप का भी निरीक्षण किया गया। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि निरीक्षण फिनिशिंग के अवशेष कार्यों में 15 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए उन्हें, जिससे कि कल्याण मंडप की क्षेत्रीय नागरिकों की सुविधा के लिए शीघ्र खोला जा सके। इस मौके पर अभियंता मानवेंद्र सिंह और साथ ही अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, प्रभारी अधिकारी अर्जुन संगीता और साथ ही राघव व जोनल अधिकारी वंदना पांडे समेत अन्य अधिकारी व अभियंतागण उपस्थित रहे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर के कठेला थाना क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है। कठेला जनूबी गांव के सीकरी नाले के पास नग्न अवस्था में मिली है किशोरी की लाश देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर एएसपी और फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस। जांच शुरू। अब तक मृतका की शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की गहन पड़ताल में जुटी। खबर संभल से है, जहां जनपद संभल के चंदौसी घास मंडी इलाके में स्थित सराफा व्यापारी के शोरूम पर जीएसटी राज्य आयकर विभाग के अधिकारी 10 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे हैं और जीएसटी टीम में 2 दर्जन से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। अचानक पहुंची जीएसटी टीम को देखकर सराफा बाजार के व्यापारियों में भी खलबली मच गई। टीम को देख व्यापारी आनन फानन में अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए। बताया जा रहा है कि जिस सराफा व्यापारी के शोरूम पर जीएसटी की टीम पहुंची और वहां पर जांच करने गई थी, उस पर जीएसटी चोरी का आरोप लगाया गया है। जीएसटी टीम के पहुंचने के बाद व्यापार मंडल के पदाधिकारी बाजार में पहुंच गए और जीएसटी टीम के विरोध में नारेबाजी करने लगे। हालांकि इस पूरे मामले पर मीडिया के कैमरे से जीएसटी टीम के पदाधिकारी बचते दिखाई दिए हैं।
आएगा या चेकिंग करने लिए आएगा तो एक प्रतिनिधि मंडल व्यापारी का होना चाहिए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इसके लिए लगातार संघर्ष करता रहा है और डीएम के सामने पहले भी उठाई है। यदि चतुर्जी का कोई अधिकारी होता इसमें तो हमें पहले फोन करता, तब आता। ये बाहर के हैं इसलिए जो है इससे बात नहीं हो पा रही है और आगे उम्मीद है कि बात होगी शाम को और हम जो है संगठन आके हमारे व्यापारी का उत्पीड़न किसी हालत में नहीं होगा। आज जीएसटी की टीम आई है सर्राफे व्यापारियों के हड़कंप पे, क्या कहेंगे? जीएसटी के अधिकारियों द्वारा आए दिन छापेमारी व्यापारियों की दुकानों पे प्रतिष्ठानों पे करी जाती है, जिसका व्यापार मंडल विरोध करता है। उसी के विरोध के चलते हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और उसी विरोध में ही और व्यापारियों के समर्थन में आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करी है। व्यापारियों को अवगत नहीं कराया गया, एकदम छापेमारी करी जाती है, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया है। इस समय पूरे बाजार में देखिए हड़कंप का माहौल है, पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है, सब टिफर का मचा हुआ है बाजार। आप जिला अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, आपको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब व्यापारी अकेला एक दुकान में अकेला बैठा हुआ है, सब अधिकारियों ने घिरा हुआ, तो व्यापारियों का मोरल बहुत डाउन हो गया हो जाता है। आज ये सारा बाजार बंद है, सर्राफे का क्यों बंद है? ये सारा बाजार व्यापारी के समर्थन में बंद करा हुआ है। जिस व्यापारी के छापेमारी हुई है उसी समर्थन में आज बाजार बंद है। आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे जिलाधिकारी महोदय से पर्चा करी जाएगी और जब भी जीएसटी की टीम या ऐसा कोई भी टीम अधिकारी सेल टैक्स वाले आए तो वो एक प्रतिनिधि व्यापार मंडल का अपने साथ में लेके फिर वो कहीं जाए आगे की। टीम यहाँ कितनी देर से मौजूद है? टीम लगभग 2 घंटे से यहाँ मौजूद है और अभी जांच चल रही है। आप लोगों ने वार्ता की अधिकारियों से? अधिकारियों से अभी हमारी वार्ता नहीं हो पाई, शाम को बात करने के लिए बुला उन्होंने, बात करेंगे उनसे। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस ने दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। प्रेमिका की बात न करने से नाराज प्रेमी ने दावत से लौट रही प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चले कि अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र के ग्राम पचोकरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक मृतका से प्रेम प्रसंग में था, लेकिन हाल के ही दिनों में महिला उससे बात नहीं कर रही थी। बस इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने दावत से लौट रही महिला पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। कल दिनांक 4 फरवरी 2026 को ग्राम पचौकरा थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत एक महिला जिसका नाम रूबी पत्नी नरेंद्र की चाकू मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तो ये ज्ञात हुआ कि धीरज नाम के व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है, इसने महिला की चाकू मार के हत्या करी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि धीरज का रूबी से पिछले 3-4 साल से संबंध थे, बातचीत होती थी। 3-4 महीने से इसने महिला ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी को लेकर इसके मन में द्वेष भावना थी। इसने कई बार प्रयास भी किया कि वापस इससे बातचीत कर पाए, बट ये मना करती थी। तो कल जब ये गांव में एक शादी से वापस आ रही थी तो इसके घर से पास से जब गुजर रही थी तो इसने चाकू से इस पर हमला कर दिया और मारकर इसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चंदौली से खबर है, जहां चंदौली में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर पहले से खड़ी अज्ञात वाहन में टेंपो ने पीछे से आकर टक्कर मार दी है। टेंपो सवार एक युवक वहां पर घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस एवं NHI हेल्पलाइन टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस और साथ ही नौबतपुर की तरफ से वाराणसी के मिर्जा मुराद जा रहे थे ऑटो सवार। चालक को झपकी आना बना हादसे की वजह। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। सैयद राजा थाना क्षेत्र के बगही कुंभापुर NH-19 की घटना।
एक्सीडेंटल सुबह आया था, कितने लोगों को चोट लगी? करीब 5:45 बजे हमारे पास 3 लोग घायलावस्था में आए थे। उनके पति भी साथ थे, एम्बुलेंस के साथ आए थे, जिनको हमने प्राइमरी इलाज करा के BHO वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। बहराइच जिले में कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी और बाइक उसमें फंस गई। ये तस्वीर बहराइच जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां घने कोहरे के कारण वहां पर बौड़ी कुंडासल मार्ग पर अकबरपुर बुजुर्ग मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से जा रही एक मोटरसाइकिल आगे चल रही गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक ट्रॉली में फंस गई और उस पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, बताया जा रहा है। लेकिन घने कोहरे के कारण आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई नहीं दी और इस हादसे हो गया। और साथ ही हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों घायल ट्रॉली में बुरी तरह से फंसे थे और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही। मौके पर मौजूद पत्रकार मेराज अहमद और पत्रकार पंकज सिंह ने बिना समय गवाए राहत कार्य शुरू किया। दोनों पत्रकारों ने ट्रॉली में फंसे युवकों को बाहर निकाला और तुरंत बौड़ी व फखरपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दी है। इसके बाद परिजनों को भी हादसे की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे परिजन घायल को निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां दोनों का इलाज जारी है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और साथ ही बौड़ी थाना अध्यक्ष त्रिलोकी नाथ मौर्य टीम संघ घटनास्थल पर पहुंचे। फखरपुर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली व दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर थाने भेजा है। यह हादसा एक बार फिर घने कोहरे के चलते वाहन समय सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। कोहरे के मौसम में तेज रफ्तार और लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। खबर बिलग्राम से है, जहां नगर पालिका की उदासीनता से आहत एक महिला ने गुरुवार को बिलग्राम तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। तहसील में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सांडी नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला नौशहरा पश्चिमी निवासी वंदना अवैध निर्माण की शिकायत लेकर तहसील पहुंची और दरी बिछाकर बैठ गई। हालांकि उप जिलाधिकारी के पहुंचते ही महिला धरने से उठ गई और उसने मुलाकात कर अपनी समस्या दोबारा रखी है। पीड़िता का आरोप है कि नगर पालिका की सार्वजनिक सड़क पर कुछ लोगों द्वारा शौचालय व टैंक का अवैध निर्माण किया गया है, जिसके आवागमन बाधित हो रहा है और कब्जा करने की नियत स्पष्ट नजर आ रही है। वंदना का कहना है उन्होंने नगर पालिका सांडी के अधिशासी अधिकारी से लेकर बिलग्राम तहसील के एसडीएम तक कई बार लिखित व मौखिक शिकायतें की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद मजबूर होकर उन्हें धरने का सहारा लेना पड़ा है। धरने की जानकारी मिलते ही एसडीएम एन राम ने महिला को कार्यालय में बुलाकर उनकी बात सुनी और मामले की जांच कर नगर पालिका से सड़क से अवैध कब्जा हटवाने का ठोस आश्वासन भी दिया है। महीना 4 दिन से दौड़ रहे हैं, नवी बार आए हैं। 100 रुपये पर डे का किराया प्लस अपने आदमी का जो है वो काम धंधा सब बंद। ठीक, एक नवी बार आए, इसका मतलब ये 100 रुपये रोज का खर्चा। ठीक, अब हम यहाँ से तब जाएंगे जब ये कब्जा यहाँ से, ये देखिए ये हमारे ईओ साहब कल हमारे सामने एसडीएम साहब ने बात कर ली, क्या करवा रहे हो? हाँ गिरवा देंगे, इनको भेज दो। कल हम यहाँ से चले गए। आज जब ईओ हाँ का मामला है ये सांडी का मामला है। अच्छा, तो पहले अपना नाम बताओ। हम यहाँ एसडीएम के पास और डीएम साहब के पास 2 बार डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन और 4 बार एसडीएम साहब के पास ऐसे एप्लीकेशन लेकर और 3 बार वैसे सुनवाई में आ चुके हैं। इन्होंने हमसे 1 दिन 2 दिन 2 तारीख का टाइम मांगा है। मेरे खेत के पास रोड पास हुए तो रोड पे जो है अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। इन पे जब ये बात कही हमने कि हमको जो है ये रोड सीधी कराइए, हमको डेट पे डेट दे रहे हैं 1 महीना 4 दिन से। जब ये हमसे कल बोल दिया नगर पालिका, जब हम नगर पालिका गए हैं तो हमसे कहा गया है कि आप जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप जो है लेखपाल को ले जाइए। लेखपाल के पास जब हम जाते हैं तो वो भी नहीं सुनते। बीच रोड पे आ रहा है, ये रही उसकी वीडियो। ठीक है, 1 महीना 4 दिन से दौड़ रहे हैं।
बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ खेत पर जाते समय मोहल्ले के ही 2 बच्चों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दोनों दुष्कर्म करने वाले बच्चे खेत पर पहले से मौजूद थे, जिनकी उम्र 8 वर्ष और 14 वर्ष है। आपको बता दें, दुष्कर्म करने के बाद बच्ची घायल अवस्था में बामुश्किल अपने घर पहुंची है और सारी घटना अपने परिजनों को बताई है। 2 नाबालिग द्वारा एक नाबालिग बच्ची से घटित यह घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही दरअसल पूरा मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र की एक इलाके का है, जहां पर यहाँ के रहने वाली 6 वर्षीय एक बच्ची अपने खेत पर जा रही थी। उसी समय वहां के मोहल्ले के रहने वाले 2 बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 8 वर्षीय है तथा दूसरे की उम्र सिर्फ 14 वर्ष बताई जा रही, वह अपने खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों बच्चों ने खेत पर जा रही 6 वर्षीय नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और घटना के बाद घबराई बच्ची रोते हुए गंभीर हालत में को बताई है, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने आए हैं और पुलिस को पूरी घटना के बारे में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी ब्रजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि दातागंज थाना क्षेत्र इलाके में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। तत्काल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है, जहां नाबालिग दोनों बालकों को माता पिता के साथ निगरानी में लेकर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना क्षेत्र दातागंज के एक गांव में 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की बात संज्ञान में आने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है और बाल अपचारी 8 वर्षीय और 14 वर्षीय को माता पिता के साथ निगरानी में लेकर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से CWC ने उन्हें बाल सुधार के लिए भेज दिया है। पीड़िता का उपचार कराया जा रहा है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल सुंदरम शर्मा द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ मुख्य बाजार व आबादी क्षेत्र में 5 किलोमीटर एरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। कोतवाली से शुरू होकर जेल कैंप मार्ग होते हुए इस्लाम नगर MP चौक से निकुलिया चौराहे क्षेत्र से आबादी वार्ड नंबर 6 से मुख्य चौराहे होते हुए किच्छा मार्ग छोटा गुरुद्वारा होते हुए GGIC में मीना बाजार, उसके बाद खटीमा रोड मुख्य बाजार होते हुए कोतवाली में फ्लैग मार्च का समापन हुआ है। फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स 108 साथ रही है और फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस का साफ संदेश रहा है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स 108 के उप कमांडेंट श्री सतीश ने बताया कि हमारा उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखने और आमजन से संपर्क करना है ताकि सद्भावना भी बनी रहे। इस सिटी में ये पूरा सेंसिटिव एरिया लिया गया है, जिसमें मिश्रित आबादी हो और 5 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी रही है पूरा। साथ में हमारा ये परिचयता अभियान है, जिसमें जन से हम संपर्क करते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, और ताकि पब्लिक में सद्भावना बनी रहे और फोर्स आपके साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए? यही कि आपसी भाईचारा सद्भावना बनाए रखें और प्रेम से रहें और कानून का साथ दें और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करें। फ्लैग मार्च निकाला गया है और कितने किलोमीटर निकाला गया, क्या उद्देश्य निकाला गया था? इस सिटी में ये पूरा सेंसिटिव एरिया लिया गया है, जिसमें मिश्रित आबादी हो और 5 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी रही है पूरा। साथ में
हमारा ये परिचयता अभियान है जिसमें जन से हम संपर्क करते हैं और यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं, और ताकि पब्लिक में सद्भावना बनी रहे और फोर्स आपके साथ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए? यही कि आपसी भाईचारा सद्भावना बनाए रखें और प्रेम से रहें और कानून का साथ दें और उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करें। खटीमा में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार में मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान काउंटिंग गड़बड़ी पर प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आज प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा अपने प्रत्याशियों को हारता हुआ कुछ नेताओं व समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। वहीं रवीश भटनागर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रत्याशी भाजपा ने मीडिया को बताया कि खटीमा की सीमा के बाहर के लोग भी आकर फर्जी वोटिंग की इतनी बड़ी गड़बड़ी आज तक नहीं हुई है जो खटीमा में हो रही है। वहीं 800 के लगभग पड़े फर्जी वोटों की जांच कराकर पुनः मतदान कराया जाए। नहीं बन सकते पंजीकृत इसमें अपनी एक PIL फाइल की, जिसको न्यायालय ने सुनते हुए चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार देहरादून को सीधे निर्देशित किया, एक आदेश पारित किया कि जो इसमें आपत्ति जो आवेदन PIL में की गई है, प्रार्थना पत्र में दिया गया है, इस पर आप जांच करें। हमारा उसमें सीधा सीधा यह न्यायालय में प्रार्थना रही कि जो सदस्य होने थे, सदस्यों का जो एक निर्धारण है उसके तहत ये नहीं बनाए गए। खोखा ठेला फल वाले कोई इसके सदस्य नहीं बन सकते। पंजीकृत व्यापारी किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत होना चाहिए, उसके बाद ही वो इसका सदस्य हो सकता है। लेकिन यह कहीं भी कोई भी व्यापारी कम से कम 60% वोट इस तरह के थे जो कि अपंजीकृत या व्यापारी ही नहीं है। चिटफंड सोसाइटी रजिस्ट्रार देहरादून को माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, उसके आदेश में उन्होंने अपनी आख्या के लिए क्रांति उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड हल्द्वानी सब रजिस्ट्रार चिटफंड सोसाइटी में पंजीकृत है, उससे आख्या मांगी और उसमें न्यायालय ने सीधे कहा था कि 9 माह के भीतर इनकी जो शिकायतें हैं, न्यायालय में इन्होंने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, इसका निस्तारण करें। परंतु खेद का विषय कि जैसे आज तक इसमें कांग्रेस की मानसिकता के लोग या दूसरी मानसिकता के लोगों द्वारा अपनी राजनीतिक रुपया सेकने का यह व्यापार मंडल एक माध्यम था, इसका कोई निस्तारण नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की। और हैरत की बात यह है कि न्यायालय के आदेश की सब रजिस्ट्रार इन्होंने भी अवहेलना की है, जो बड़ा खेद का विषय है। जबकि एक चुनाव अभी घोषित किया ही नहीं जा सकता था, चुनाव संपन्न कराया ही नहीं जा सकता था। इसके लिए इन्होंने अपनी एक भूमिका बनाई। 18 जनवरी को प्रदेश की एक बैठक इन्होंने आहूत की, उसमें कुछ नियमावली संशोधन के नाम पर इन्होंने चुनावों को घोषित किया। चुनाव घोषणा पर मैंने व्यक्तिगत रूप से आपत्ति जताई कि अभी तो जो शिकायतें हुई थी, जिन मतदाताओं के नाम पर व्यापारी द्वारा शिकायतें दी गई थी कि यह व्यापारी पंजीकृत हैं ही नहीं, इनका इस व्यापार में कोई मत नहीं बन सकता, ये सदस्य नहीं बन सकते, तो उन्होंने कहा नहीं हम देख रहे हैं, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। परंतु इन्होंने चुनाव की तिथि घोषित कर दी। घोषणा के बाद जब 3 तारीख को एक बैठक हुई थी, उस बैठक में मैंने इनसे व्यक्तिगत आग्रह किया था, आपने जो समय का निर्धारण किया है यह उचित नहीं है। 3204 वोट आप 9 से 2 के बीच में नहीं कर सकते। प्रति व्यक्ति भी आप अगर माने कि कितना समय लेगा, इसके उपरांत आप समय का खुद देखें कैसे यह वोट पड़ेगा। और एक साथ 3 बैलेट जिसमें हमारे अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष का चुनाव था, इस समय में नहीं हो सकता, समय अंतराल बढ़ाएं। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हमने इनसे कहा जो चुनाव में प्रदेश की जिले की कार्यकारिणी ने नियमावली दी है, इन नियमों के तहत चुनाव संपन्न हो रहा है, वन इसमें पर्यवेक्षक आएगा, बोले आपको सुबह पर्यवेक्षक मिलेंगे। परंतु हैरत और खेद का विषय, जब सुबह हम लोगों ने इनके बैलेट बॉक्स और वो सब देखे तो मैंने उस समय फिर आपत्ति जताई कि भाई पर्यवेक्षक से पहले हमें मिलवाएं, क्योंकि चुनाव मान्य तभी होगा जब इसमें कोई प्रदेश इकाई से अधिकृत व्यक्ति पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ नियुक्त हो और वह अपनी देखरेख में चुनाव संपन्न कराएगा। बोले अभी वो नहीं आए हैं, हम थोड़ी देर में करा देंगे। जिस पर हमने अपनी आपत्ति तो की, लेकिन इन्होंने कुछ 2 बुजुर्ग आए, अब उन बुजुर्गों के सम्मान में रखते हुए, हो सकता है ये हमसे भी गलती हुई, हमने चुनाव प्रारंभ नहीं होने देना चाहिए था, परंतु अपने बुजुर्गों के सम्मान में हमने उनको वोट डालने दिया। तो फिर बात यह हुआ
कि भाई अब तो मत शुरू हो चुके आप कराइए, इन्होंने मत शुरू करवाए। लेकिन देखते हैं जो जब मतों का व्यापारियों का आना शुरू हुआ, वहाँ पर अच्छी भीड़ हुई, हमने इनसे आग्रह किया, देखिए आपकी टेबल्स, आपकी जो व्यवस्था है कम हो गई है, इसमें व्यवस्था आप और बनाएं। लोग बाहर धूप में तक खड़े हैं, अंदर इतनी लंबी कतारें हैं, महिलाओं की, बुजुर्ग की, दिव्यांगी की। अगर आप उनसे कहते नहीं, आप उन्हें सीधे भेजें। अगर 5-10 महिलाएं हो गई, 2-3 बुजुर्ग हो गए, एक आध विकलांग हमारे व्यापारी आए, तो वो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने में बड़ी असुविधा हुई। उसके उपरांत इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। उसके उपरांत तो सबसे हैरत का विषय और बड़ा शर्मनाक और अफसोस का विषय कि इन्होंने सबके व्यापारी जितने पंक्ति में खड़े थे कतारबद्ध, उन सबके वोट इन्होंने पकड़ लिए जो पंजीयन हुआ था। उस पंजीयन में उसके बाद इन्होंने एक तरफा एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उन मतों के, उन बैलेट्स के आधार पर उनके उसमें मताधिकार का प्रयोग अनाधिकृत रूप से उसके पक्ष में कर दिया। हम आपत्ति जताते रहे। इसी बीच दुर्भाग्यवश मैं कहूँगा 2 बजे जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, जिला महामंत्री व्यापार मंडल, जिला कोषाध्यक्ष खटीमा पहुंचे। हमने कहा भैया भी चुनाव किस तरह आप करा रहे, यह अव्यवस्था आप देख रहे हैं। इस सारी अव्यवस्थाओं में उन्होंने जब देखा, बोले हाँ ये हो रहा है, इसको व्यवस्थित में नहीं है, अब आप व्यवस्थित नहीं करेंगे, पहले आप पर्यवेक्षक से मिलवाइए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा आपने जो जिले से कोई एक निर्देश जारी किया होगा, चुनाव संपन्न में किन नीतियों के तहत होगा, किन नियमों के तहत होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो चलेगा, बोले आप लड़ने के मन से आ रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए यह पूरी की पूरी चुनाव का जो संपन्न कराने का एक बहाना मात्र है। यह इसमें इन्होंने पहले से नियोजित कर रखा है कि व्यक्ति विशेष को किसी को लाभ देने के लिए। अंत में जो सबसे हैरत अंगेज बात है, आप सब इस बात पर खुद आश्चर्य जताएंगे, चुनाव संपन्न हो गया पूर्ण व्यवस्था के बीच, और मैं बार बार चिल्लाता रहा। मैंने जिलाध्यक्ष से भी कहा आप हमें बाध्य कर रहे हैं कि हम किसी न्यायालय में जाएं आपके विरुद्ध, और जिस तरह से अव्यवस्थित रूप से चुनाव हो रहा है, ये चुनाव कोई चुनाव नियमों के तहत नहीं हो रहा। उसके बाद जब लास्ट में बैलेट्स में पेपर हो चुनाव हो रहा था, तो उन बैलेट्स की गिनती कर हम सबके अधिकृत प्रत्याशियों के, जो हम प्रत्याशी थे या हमारे जो वहाँ पर मतदान हमारे अधिकर्मी थे, एजेंट्स थे, उनके साइन होते हैं उन बैलेट बॉक्स को सील करने से पहले। वो कोई प्रक्रिया इन्होंने नहीं अपनाई। मैंने कहा तो बोले वो हो गया। हमने कहा मैंने तो साइन नहीं किया, आपने अगर कराया तो, न मेरे एजेंट ने साइन किए। उसके बाद इन्होंने गिनती शुरू कर दी। सबसे हैरत अंगेज बात, जब इन्होंने पहला बॉक्स खोला तो हमने कहा भाई ये किस बूथ का आप खोल रहे हैं, आपने 5 बूथ बनाए थे, ये 1 2 3 4 5 किस बूथ का है? 4 फरवरी को खटीमा में व्यापार में चुनाव हुआ और पूरे खटीमा ने देखा, यहाँ के व्यापारियों ने देखा, यहाँ के शासन प्रशासन ने देखा, सब भ्रांत नागरिकों ने देखा, और आप जितने भी पत्रकारगण हैं, मीडिया के लोग हैं, उन्होंने भी देखा और ये महसूस किया कि ऐसा चुनाव इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ है। अपद्रव का माहौल था, भेड़ चाल थी, भीड़ थी और अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, फर्जी वोटिंग, संभ्रांत व्यापारी को चुनाव में रिक्शा, टुकटुक वाले, फेरी वाले, फड़ वाले और पता नहीं कहाँ मजदूर कई पकड़े गए, वहाँ इस तरह के लोग भगाए गए वहाँ से। ऐसे ऐसे लोगों, खटीमा की सीमा से बाहर के लोगों ने तक वोट मार डाला, और विशेष रूप से अंदर संचालन समिति के कुछ लोगों ने इसमें उनकी मदद, विशेष प्रत्याशी की मदद कर रहे थे। और कई लोगों की, हमारे वरिष्ठ व्यापारियों की वहाँ से रसीदें जो जमा करी गई वो गायब हुई, और कई लोगों के वोट पहले पड़ चुके थे, और कई लोगों को हमारे वोट डालने रोका गया। और वहाँ जो एक व्यक्ति विशेष के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो फर्जी वोटिंग चल रही थी, उसमें ही महसूस किया गया कि जिन स्लिप के पीछे एक विशेष प्रत्याशी की स्टिकर लगा हुआ था, उनको महत्व दिया जा रहा था, और जिन पे कोई पीछे नहीं था, सिंपल सी हमारे लोग बनाए गए वोट थे, उन पे आपत्तिजनक उनसे आधार कार्ड मांगे जा रहे थे, उनसे कागज मांगे जा रहे थे, जबकि वोट बनने के बाद आधार कार्ड ये मांगने को अगर मौजूदा व्यक्ति वहाँ व्यापारी है तो नहीं होता। लेकिन जिन वोटर स्लिप के पीछे एक प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, तो पूरे खटे मीडिया ने भी देखा होगा, वहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ की एक स्लिप के पीछे प्रत्याशी के स्टिकर लगे हुए थे, उनको विशेष महत्व दिया जा रहा था, और रसीद जमा करके जो पहले स्टिकर लगे थे उनको बुलाकर वोट डलवाए जा रहे थे, और बाकी कई लोगों को परेशान किया गया कि आप आधार कार्ड लाइए, ये लाइए, बुलाइए। और 2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ खड़े होने के बाद व्यापारी कई वापस गए हैं। और चुनाव प्रक्रिया से पहले कहा गया था कि महिलाओं के लिए एक अलग लाइन, अलग बूथ बनाया जाएगा। 70-65 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए
और बीमार लोगों के लिए जो वहां खड़े होने में सक्षम नहीं है उनके लिए अलग बूथ बनाया जाएगा। विकलांग लोगों के लिए उसी में फिर बुजुर्गों के साथ विकलांगों को भी पहले वोट डालने की प्राथमिकता दी जाएगी। और जब तक वहां बुजुर्ग, महिला और विकलांग इन तीनों को वोट डालने में समय लगेगा, इनके पानी की व्यवस्था, इनके कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था वहां सुचारू रूप से करी जाएगी। लेकिन कल आप लोगों ने देखा होगा, अंदर जब आप लोग गए हैं वहां, तो ना तो किसी बुजुर्ग के बैठने के लिए वहां कुर्सी थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना उनका सहयोग करने वालों की व्यवस्था थी। विकलांग लोगों के लिए भी कोई नीति, भीड़ चाल थी, एक भीड़ तंत्र में गुजरा था और वो सारा बुरी तरीके से वोट डालने का काम कर रहा था। और हमने परेशान हो गए प्रत्याशी वहां लड़ के कि ये वोट हो गया, थोड़ी देर के लिए माहौल हो रहा था, फिर इसमें कुछ लोग ऐसे और कल कुछ लोग ऐसे भी थे जो संचालन समिति में नहीं थे। पूर्व में जब बोर्ड बने हैं उस समय संचालन समिति में नहीं थे, लेकिन कल वो संचालन समिति के साथ वोट डलवाने का बूथ बैठे काम कर रहे थे। उन्होंने भी सुनियोजित तरीके से बिठा ले गए थे और जो वोट स्लिप के पीछे जो स्टिकर विशेष प्रत्याशी का लगा था उसको महत्व देने का काम कर रहे थे। पहले भी कहा था कि भैया 9 से 2 बजे तक आप 32 वोट नहीं डलवा पाओगे 5 बूथ पे, अलग अलग बूथ 8 करे जाए, विकलांग, बीमार और बुजुर्ग को अलग व्यवस्था करी जाए। लेकिन कुछ नहीं सुना गया और अफरा तफरी का माहौल था। स्टिकर लगे हुए जो स्लिप थी उनमें से जो लोग नहीं थे उनके फोटो बदल के वहाँ बाहर फोटो बदल के उनका वोट डलवाया गया। कई प्रत्याशियों ने पकड़ने का काम किया, जिसका हमने विरोध किया और लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब वोटिंग बंद हो गई, काउंटिंग शुरू हुई, वहाँ काउंटिंग शुरू होने के बाद एलआईओ को दी गई रिपोर्ट के आधार पर वहाँ वोट नहीं निकले। जो उन्हें बताया गया वहां से कम या ज्यादा वोट निकल रहे थे और फिर 5 वोट मिला दिए गए बॉक्स पे, जो अभी कांडपाल जी ने बताया। और वोटों की गिनती में भी वहां घपला हो रहा था। तीनों प्रत्याशी को बुला के और निरस्त वोट मिलाने के बाद जो 2704 वोट पड़े थे उसमें 27 बैलेट ही गायब थे। जब उसके बारे में जानकारी ली गई तो बड़ा मजाक के साथ जवाब जिला अध्यक्ष दे रहे थे और बड़ा हंसी मजाक के टाइप में और बड़े लापरवाही वाले उन्होंने बयान दिए, जिसका हमने विरोध किया, हमने शिकायत की। इतने बीच में वहाँ क्षेत्रीय विधायक आ गए, उनके आने से वहाँ माहौल खराब हुआ और उनके अंदर आने का मतलब ही नहीं था, ये व्यापारी चुनाव था। और उन्होंने जब अंदर आए शासन पर दबाव बनाने का काम किया, तब वहाँ ये माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन 27 वोटों का जवाब ये चुनाव संचालन समिति और जिले से आए लोग नहीं दे पाए। तब हम लोगों ने भी, जब ये वहाँ विधायक के आने के बाद माहौल खराब होने हुआ, हमने रमेश चंद्र जोशी जी यहाँ के चेयरमैन है, उन्हें फोन किया कि भाई साहब यहाँ विधायक के माहौल खराब हो रहा है और पार्टीबाजी, ये कांग्रेस के लोग बाहर उपद्रव कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। तब राम जोशी जी वहाँ पहुंचे। इनके पहुंचने के बाद थोड़ा शासन प्रशासन सतर्क हुआ। एडीएम साहब ने भी चीजों को समझा, कोतवाल साहब ने भी वहाँ चीजों को समझा और सारी चीज समझने के बाद फिर हमारे कुछ और कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ आए तो उन्होंने जब इसके ईमानदारी से चुनाव मतगणना करने का कहा, तो जब उसमें पाया गया तब एडीएम साहब ने और शासन प्रशासन ने उसको रोक लगाई कि वाकई में इनके पास कोई जवाब नहीं है, फर्जी तरीके से मतदान हुआ है और फर्जी तरीके से इसकी काउंटिंग की जा रही है। उसके बाद उन्होंने करा। हमारा अब अंत में यही कहना है कि पहले वोटर लिस्ट की जांच की जाए। 3204 वोट जो हैं इनकी पूरे, जैसे बीएलओ बना के वोटर बनाए जाते हैं, सरकारी बीएलओ बना के जांच होती है, वैसे संचालन समिति बीएलओ बना के इनकी जांच करे। जो वोट इसमें फर्जी है, 8 साढ़े 8 वोट इसमें करीब 900 वोट फर्जी बने हुए हैं, उनको चिन्हित करे, उनको बाहर करे और जो बचे हुए वोट हैं, जो जायज वोट हैं, दुकान जाके चेक करना चाहिए बीएलओ बना के, उसके आधार पर पुनः मतदान कराया जाए। इसमें अपनी एक पीआईएल फाइल की, जिसको न्यायालय ने सुनते हुए चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार देहरादून को सीधे निर्देशित किया। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में चल रहे समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना कार्यक्रम के दूसरे दिन तमाम वीवीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद समेत तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां और साधु संत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां धर्म और संस्कृति को लेकर चर्चा की गई है। 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम दिवंगत संत और भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मूर्ति स्थापना समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत शब्द सत्य मित्रानंद गिरी के धर्म पर और समाज के लिए किए गए कामों की सराहना करते हुए उनके योगदान को प्रेरणादायक बताया है।
स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्मधार प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रभक्ता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करेंगे। पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए। यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक प्रकरण को लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार दीपक को कांग्रेस द्वारा फंडिंग किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में बजरंग दल और साथ ही भैरव सेना समेत तमाम क्षेत्रीय हिंदूवादी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोटद्वार के दीपक पर हिंदू विरोध होने के साथ कांग्रेस और दूसरे संगठनों पर दीपक को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को दीपक के मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट की जाँच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हिंदू विरोधी के जो लोग हैं उनके खिलाफ, ये है कि इसमें जो वहाँ मुद्दा हुआ था कि नाम बदलाव को लेकर मोहम्मद दीपक, उसने नाम क्यों मोहम्मद लगा? वो अगर इंसानियत दिखाना चाह रहा था तो वो हिंदू नाम भी अपना सार्वजनिक अपना जो नाम है उसको भी बता सकता था, लेकिन उसकी एक जो एजेंट है, कांग्रेस का एजेंट है, और षड्यंत्र के तहत उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया ताकि देश का प्रदेश का माहौल ख़राब हो। और एक ट्रोल मतलब आजकल मानसिकता लोगों की बन गई है कि हिंदू विरोधी कार्य करके अपना पॉपुलैरिटी कमाना। उस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि ये बंद होना चाहिए और उसकी सभी सार्वजनिक जगहों की और उसकी आईडी की, फ़ोन की जांच होनी चाहिए कि वो किस रूम में कार्य कर रहा है। और शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। जो हिंदू विरोधी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। धर्मनगरी हरिद्वार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हरिद्वार पहुंचे हैं। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुख्यमंत्रियों के साथ ही राजराजेश्वराश्रम महाराज को अंग वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास को लेकर आध्यात्मिक चर्चा की है और महाराज के दिव्य सानिध्य में मार्गदर्शन प्राप्त किया है।
धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की इस मुलाकात में कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही हैं। कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और साथ ही राज्य मंत्री विनय रोहिड़ा और कुंभ मेलाधिकारी सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित अनेक अधिकारी और गणमान्य लोग वहां उपस्थित रहे। सरोवर नगरी नैनीताल से महज 11 किलोमीटर दूर भवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के गर्भवती होने की सूचना पर पुलिस वहां पर साहिल नामक युवक के खिलाफ पॉस्को और साथ ही दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान हिंदुवादी संगठनों ने कोतवाली घेर कर आरोप लगाया कि मुरादाबाद से आया युवक किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम कर रहा था। संगठनों के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से कठोर कार्रवाई की मांग की है और भवाली की सड़कों पर जुलूस निकालकर व्यापारियों से बाजार बंद करने का आग्रह किया है। धीरे धीरे बाजार बंद हो गया और एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि अस्पताल से प्राप्त जानकारी के बाद किशोरी के परिजनों से संपर्क किया गया और शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी युवक टैक्सी चलाता है जबकि उसके पिता टेलर मास्टर का काम करते हैं। शिकायत ये भी है कि आरोप है कि साहिल लड़कियों को बहलाकर फंसाता रहा और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल भवाली में स्थित सामान्य और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने भवाली व आम जनमानस से अपील की है कि कोई भी उपद्रव ना करे और पुलिस अपना कार्य कर रही है। अभियुक्त को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। किशोरी को कोतवाली भवाली में स्थानीय जो अस्पताल है वहां से एक पीआई आई थी। सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बच्ची गर्भवती है। इसका संज्ञान लेते हुए घर वालों से संपर्क किया गया और उसके बाद घर वालों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में रेप और पॉक्सो की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोतवाली भवाली में टीमें बनाई गई और तत्काल प्रभाव से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो पीड़िता है उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा स्थानीय जनता से अनुरोध है कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति में सहयोग करें और कोई भी ऐसी चीज ना करें जो शहर के सौहार्द को बिगाड़ने में मदद करे। आप सभी से अनुरोध है, पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आगे जो धाराएं बढ़नी होगी और जो कार्रवाइयां करनी होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल में 16 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह के तहत आज को एआरटीओ ने मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के समीप टैक्सी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया है। इस दौरान एआरटीओ जितेंद्र सिंघवाल ने बताया, सड़क सुरक्षा माह के तहत स्कूलों, कॉलेजों, टैक्सी संचालकों और मालिकों को प्रचार प्रसार और गोष्ठियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही चौक बाजार आदि क्षेत्रों में जागरूकता के लिए रैलियां भी निकाली जा रही ताकि चालक गाड़ियों को सही स्थिति में रखने के साथ ही सुरक्षा नियमों को भी सही से पालन करे। साथ ही विभाग की ओर से समय पर चेकिंग अभियान और चालानी कार्रवाई भी की जाती है।
पाइंस भवाली रोड के समीप स्कूटी से नीचे उतरते समय एक 33 वर्षीय युवक व्यक्ति गहरी खाई में जा गिरा है। तत्काल पुलिस टीम, एसडीआरएफ व फायर टीम ने रेस्क्यू कर युवक को गहरी खाई से निकाला है। तत्काल बीडी पांडे जिला अस्पताल भेजा गया। सब इंस्पेक्टर मनीष भाकुनी ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि स्कूटी सवार एक व्यक्ति सड़क से नीचे गिरे खाई में जा गिरा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने संयुक्त रूप से व्यक्ति कमल सिंह निवासी पंगोट मल्लीताल को सकुशल रेस्क्यू किया है। व्यक्ति के शरीर में खुली वार चोटें आई हैं, जिसे तत्काल उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल लाया गया है। हमें सूचना मिली थी आपदा कंट्रोल नैनीताल से कि पाइंस के पास एक स्कूटी सवार नीचे गिर गया है और वो काफी नीचे खाई में गिरा हुआ है और उसकी चोटें भी आई हैं और वहां तक रीच नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से हमें तुरंत वहां से निकले, हम लोग यहाँ पहुंचे। यहाँ हमसे पहले तल्लीताल थाना इंचार्ज भी आ चुके थे, चीता मोबाइल भी आ चुकी थी और हमारे साथ साथ फायर वाले भी यहाँ पहुंच चुके थे और सभी ने मिलकर रेस्क्यू किया और उस व्यक्ति को सकुशल निकाला जिसके चोटें आई थी, लेकिन कोई गंभीर चोट ज्यादा नहीं है। बस वो ज्यादा नीचे गिर गया था, करीब 60-70 फीट के आसपास वो नीचे गिरा हुआ है और कोई गंभीर चोट नहीं है। उसे सकुशल निकाल के हमने जिला अस्पताल के लिए भेज दिया है। पालन करना है ये तो उनको हर बार है ही किस तरह से, लेकिन इस बार सख्ताई से तो ये कर रहे हैं कि एक तो वो हर हाल में अपने जो नॉर्म्स हैं रोड क्या नाम है गाड़ियों के लिए परमिट का, और उसको बना के रखें, सीट बेल्ट मेंटेन करें, जो हमारे जो भी फिटनेस के पैमाने हैं उनको पूरा रखें। दूसरा, हमने अभी क्या नाम है ये गार्बेज बैगेज के लिए बड़ा चलान करें ताकि ये इधर उधर कूड़ा करकट ना हो। उससे क्या हो रहा है कि कूड़ा करकट के ढेर बन जा रहे हैं मोड़ों पे, कई मोड़ों पे इस तरह से, और लोगों को जो बाहर से आदमी आता है उसको तो अंदाजा होता नहीं है कि रोड के साइड का या कहाँ पर क्या मोड़ है, और उस गार्बेज की वजह से कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस पर हाईकोर्ट का भी संज्ञान लिया और डीएम साहब ने, तो उस पर हमने अभी पिछले हफ्ते बहुत बड़ा अभियान चलाया। हमने कम से 300-400 चालान करे हैं उस पर। पर्यटक स्थल नहीं की जाती है कि करी जाती है उनके परमिट के खिलाफ भी अभी भी करी गई है। पिछले अभी जब ये शिकायत आई थी तब भी करी गई थी। ना सिर्फ उन पे कार्रवाई की जाती है उन गाड़ी के खिलाफ, बल्कि टैक्सी यूनियन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। हमने उन्हें कहा है कि अगर आप इस तरह से, क्योंकि एक आप संस्था चुने गए हैं, आपको एक ने कहा अगर आपकी संस्था की गाड़ियां पाई जाती है तो आपकी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, हम इसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। टेमो की गाड़ियां लगाई हमने, ग्राफ वगैरह से गाड़ियां ली जो अभी बीच में रोडवेज ने अपने डबल शिफ्टिंग करी, लेकिन उसमें हुआ ये कि नीचे जाम की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि लोग गाड़ियों को, हमने खाली गाड़ियां वापस भिजवाई, खाली गाड़ी काठ गोदाम से ऊपर भिजवाई, लेकिन उन्हें टाइम इतना लग गया कि जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। जैसा विदित है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस महीने की आगामी तारीख 15 फरवरी 2026 को पावन पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाना है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है, जिसके चलते आज उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली परिसर में आपसी समन्वय बनाने को लेकर आगामी पर्व महाशिवरात्रि के दृष्टिगत एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह और साथ ही जसपुर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह, जसपुर तहसीलदार दिलीप सिंह नेगी, जसपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नौशाद सम्राट, काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह, जसपुर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह अरोड़ा, जसपुर वरिष्ठ उप निरीक्षक जावेद मलिक सहित सैकड़ों समस्त चौकी इंचार्ज स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बैठक में सहभागिता की है। साथ ही आपको बता दें, प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया। तो वहीं बैठक में मौजूद काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह ने उत्तर प्रदेश बॉर्डर से उत्तराखंड में एंट्री करने वाले नादेही फैक्ट्री मार्ग से लेकर बड़ी नहर तक कावड़ मार्ग पर पुलिस को निगरानी रखने, मार्ग को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी अधिकारी को दिए हैं और सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट करने वालों की चिन्हित कर उन्हें निर्देश पुलिस के द्वारा दिए गए हैं।
जिलाध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, व्यापार मंडल अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों के साथ और आम जन के साथ बैठकर ये एक वार्ता की गई है और इसमें कई सुझाव आए हैं, समाधान के विकल्प भी बताए गए हैं। कुल मिलाकर जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उन पर एक सकारात्मक सहमति बन चुकी है। कुछ टास्क दिए गए हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को और वो सभी टास्क समय से संपन्न हो जाएं, ये अपेक्षा है, विश्वास भी है। पुनः अपील है, निवेदन है, अपेक्षा है सबसे कि कांवड़ की इस चुनौती को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में, कांवड़ियों को उनके गंतव्य से गुजरते हुए आवागमन सुरक्षित, सकुशल, सरल और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने में सभी अपना सहयोग देंगे और इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। सर, क्या ट्रैफिक प्लान बन चुका है वो आप सभी मीडिया जनों को सूचित किया जाएगा और शेयर किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कहना होता है कि हम अपने सारी चीज़ों के लिए हम सब मिलकर, हमारी पुलिस मिलकर एक अच्छी योजना के साथ अपने सारी चीज़ों में जाएं। उसी के नियमित आज हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी साहब स्वप्न किशोर जी साथ हैं और जसपुर कोतवाली में आज समन्वयक बैठक की गई है। अपने सर्व समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज के लोग यहाँ आए हैं, अपने व्यापारी बंधु आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। हम कांवड़ का जो मार्ग है वो सुव्यवस्थित रूप से उसको जारी करने की, कौन सा मार्ग रहेगा वो पूरा जिले को यहाँ से भेज रहे हैं। ऐसी हमने PWD विभाग उनसे कहा है कि आप गड्ढा मुक्त करिए। अपनी नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों से आग्रह किया है कि आप साज सज्जा, पानी की व्यवस्था करिए और विद्युत विभाग को हमने लगाया है कि आप जो है इसमें लाइट की व्यवस्था को चाक चौबंद करें। और एक सार्वजनिक रूप से अपील भी की गई है और जसपुर में किसी प्रकार का भी माहौल ना बिगड़े, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी एक अच्छी खूबी रही है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों के साथ सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। तो ये मिसाल हमेशा कायम रहे, उस पर दृष्टिगत रखते हुए आज सभी अपने व्यापारी बंधुओं ने, सब समाज के लोगों ने इस मीटिंग में सहभाग किया है और जो जो चीज़ें तय हुई हैं उनको अपने तहसीलदार साहब हमारे यहाँ दिलीप जी हैं, सबके साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया है कि सब लोग इन सारी चीज़ों को पूरा करते हुए साफ सफाई हो, एक अच्छा रूट हो, एक अच्छा साज सज्जा हो नगर की और व्यवस्थित तरीके से, और जो हुड़दंगी हैं उन पे भी नियंत्रण रखने के लिए एक पूरी टीम तैयार की जा रही है। अपनी उत्तराखंड पुलिस इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी अगर कोई उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त हमारी सरकार और हमारा प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। देहरादून राजपुर रोड पर स्थित मनसाराम बैंक के नाम से एक संपत्ति है जिसके मालिक साकेत भामरी हैं, पर अब साकेत भामरी की उपरोक्त संपत्ति के ऊपर कुछ भू माफिया की नजर पड़ गई है। संपत्ति के मालिक पर अब लगातार संपत्ति को बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उपरोक्त संपत्ति के मालिक साकेत भामरी ने शासन, प्रशासन और नगर निगम देहरादून से अनुरोध किया है कि एक बिल्डर के द्वारा उनकी संपत्ति के पीछे 5 बीघा जमीन खरीदी गई है। बिल्डर की 5 बीघा जमीन के फ्रंट में साकेत भामरी की बिल्डिंग है, जिससे उपरोक्त प्लॉट की कीमत काफी कम है और बिल्डर द्वारा लगातार साकेत भामरी को संपत्ति बेचने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जब उनके द्वारा संपत्ति बिक्री करने से मना कर दिया गया तो उपरोक्त बिल्डर के द्वारा अपने रिश्तेदारों और कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम देहरादून और अन्य विभागों में झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं ताकि दबाव में आकर उपरोक्त संपत्ति को तोड़ा जा सके। संपत्ति विवाद को लेकर पीड़ित साकेत भामरी के अधिवक्ता शिव प्रसाद भट्ट जी द्वारा बताया गया कि बिल्डर द्वारा तय की नहीं जाएगी और कौन सी संपत्ति जर्जर है या फिर उसको तोड़ देना चाहिए। नगर निगम प्रशासन द्वारा साकेत भामरी को नोटिस दिया गया है और साथ ही आप अपनी संपत्ति की मरम्मत करवा ले। नोटिस मिलने के बाद साकेत भामरी द्वारा उपरोक्त बिल्डिंग की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है और नगर निगम प्रशासन को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। बावजूद इसके लगातार नगर निगम प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपनी बिल्डिंग को तोड़ दीजिए। साकेत भामरी के खिलाफ झूठी शिकायतें भी की जा रही हैं ताकि उनकी संपत्ति को तोड़ा जा सके। सर, क्या मामला है ये? यह एक बिल्डिंग है, मनसाराम बिल्डिंग देहरादून में। उसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जिसके अधीन था, उसने कॉलेजियल पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि मेरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, मुझे अपनी बिल्डिंग तोड़नी है। और नगर निगम वालों से मिलकर एक कॉलेजियल पिटीशन डाल के फिर ऑर्डर ले लिया कि मैं अपना फ्लोर तोड़ूंगा।
उसके बाद उसने मेरे क्लाइंट साकेत भामरे जी की जो प्रॉपर्टी थी ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट, उसके लिए पिटीशन डाली कि जी ये इसको भी तोड़ना, ये भी जर्जर आ रहा था, इसको भी तोड़ना चाहिए। तो मैंने हाई कोर्ट को बताया था कि ये जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले हैं, ये बिल्डर हैं तिरुपति बिल्डर रुद्रपुर के, इनकी ज़मीन है 6 बीघा उस बिल्डिंग के पीछे जिसका एसेस नहीं है, और अगर ये टूट जाता है तो उसकी जो वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो अभी लाखों में है, वो करोड़ों में हो जाएगी। तो उसका पूरा एक षड्यंत्र रच कर इसने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू जो 40 किलोमीटर और 19 किलोमीटर उस बिल्डिंग से दूर रहते हैं, वो उस बिल्डिंग का नाम लेके कंप्लेंट दे रहे हैं नगर निगम को और पुलिस वालों को, सबको, कि जी इसको तोड़ा जाए। तो मैंने नगर आयुक्त के यहाँ हमारी एक बैठक हुई थी, ओरल हियरिंग, नगर आयुक्त को भी बताया मैंने कि पिन पॉइंट करके अगर कोई 40 किलोमीटर दूर का निवासी दे रहा है तो दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि क्या कहते हैं, ऐसे ही लोगों को जो कि कॉल्यूसिव पिटिशंस और मेलाफाइड इंटेंशन से काम कर रहे हैं उन पे कॉस्ट लगाया जाए। और मैंने 5-6 जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट्स की नगर आयुक्त को दिखाया कि ये मेलाफाइड इंटेंशन है इन बिल्डर तिरुपति एसोसिएट्स की, जो ये प्रॉपर्टी गिराने के जो डर दे रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं सर? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि नगर आयुक्त ने जो नोटिस भेजे हैं, हमें नोटिस भेजे हैं कि रिपेयर कराया जाए बिल्डिंग को। हमने रिपेयर करा दिया, हमने कॉलम लगा दिया, हमने बीम लगा दिया, और झूठी झूठी खबरें ये छपवा रहे हैं, दैनिक जागरण में छपा रहे हैं, अमर उजाला में छपा रहे हैं। हम दैनिक जागरण और अमर उजाला के खिलाफ भी हम मानहानि का एक मुकदमा डालेंगे और उनको नोटिस भेजेंगे कि आप गलत खबर कैसे छाप रहे हो। तो यह सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे का जो है दुरुपयोग करके, जो है सरकार इस तंत्र का इस्तेमाल करके पूरा पैसा ही फेंका जा रहा है। ये तिरुपति एसोसिएट्स हर जगह पैसे के जोर से, कभी नगर निगम के ऑफिसर्स को पैसा खिला रहे हैं, कभी अपने एम्प्लॉयज़ को खिला रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर वालों को दे रहे हैं कि गलत खबरें छापो। अब कोई भी तीसरा आदमी जिसका हमारी जो ऑनरशिप है, हमारे ऑनरशिप पे कोई तीसरा आदमी नहीं बोल सकता। यह एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, लेटेस्ट जजमेंट आई है 2 दिन पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सब नगर निगम और ऑनर का मामला है, बनता है, और नगर निगम उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग चेक करा ले। हमने तो CSIR रुड़की, IIT रुड़की वालों को भी चिट्ठी लिखी है कि आप अपने इंजीनियर भेजो और हमारे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देखो। तो हमने ये नगर आयुक्त को भी बोला है कि आप उनकी रिपोर्ट का वेट करें। ठीक है जी। मेरा नाम साकेत भामरे है। राजकोट रोड देहरादून में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मनसाराम बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। काफ़ी पुरानी है, मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। हमारे पास 92 से है ये प्रॉपर्टी, और एक बैंक होता था, वो आपको गूगल पे सब मिल जाएगा। बट मेन जो इशूज़ में चल रहा है आजकल वो ये है कि हमारी प्रॉपर्टी में पीछे एक बिल्डर है तिरुपति एसोसिएट्स करके, रुद्रपुर के हैं, रहने वाले, कुछ विकास नगर के हैं, की फर्म है। इन्होंने पीछे एक प्लॉट खरीदा है तकरीबन 5 बीघे का। उसकी एंट्रेंस राजकोट रोड से वो चाहते हैं। मेरी बिल्डिंग बीच में खड़ी है उनकी एंट्रेंस के, और उन्होंने मुझे अप्रोच करा था कि इसे बेच दीजिए। मैं इसको बेचना नहीं चाहता हूँ जी, मैं इसमें अपना कार्य करना चाहता हूँ, जो कि करते आया हूँ। कितने समय से यहाँ पर कई बार बाजार लगे हैं, बहुत समय से यहाँ लगे हैं, आसपास सब जानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, सब सही है। कुछ समय से नगर निगम पे, अब जब तक मैंने मना कर दिया तो अब ये लोग नगर निगम पे दबाव बना रहे हैं, कुछ पैसे के बलबूते पे, कुछ तरीके से। नगर निगम अब मुझे बार बार नोटिस इशू कर रहा है, इसे तोड़ दिया जाए, बिल्डिंग गिरासू है। हालांकि गिरासू नहीं है। जितने भी नगर निगम ने मुझे नोटिस इशू करे हैं, तकरीबन मुझे 2019 में नोटिस आया था, 2009 में भी आया था, 2025 में भी आया। सब नोटिस के जवाब में यही लिखा था कि मैंने बिल्डिंग रिपेयर करा चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद बोला है नगर निगम ने कि या तो बिल्डिंग रिपेयर करा लीजिए या उसे तोड़वा लीजिए, और भाग एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करिए, पूरी बिल्डिंग गिरासू नहीं है। कौन कर रहा है शिकायत? शिकायत कौन करे सर? ये अब सर देखिए, पीछे बिल्डर लोग हैं, अब वही लोग कर रहे हैं अपने एसोसिएट्स लोगों से, अपने जान पहचान वालों से, इधर उधर से दबाव तो बना ही रहे हैं। अब पैसे वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं सर? सर मैं इसमें ये चाहता हूँ कि नगर निगम अपने ही नोटिस में कायम है, जो कि उन्होंने मुझे बार बार
लगातार ये दिया है कि रिपेयर करा लीजिए और होगा जो कि मैंने कराया है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास, पूरी रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने नगर निगम में डिपॉजिट कराई है। इसमें सब कुछ लिखा है कि आपके नोटिस में मैंने जवाब भी जो इनको दिए हैं ओवर द ईयर्स कि मैंने रिपेयर करा लिया, अब आगे इसका प्रॉपर निरीक्षण करा दीजिए। और अगर इनको मेरी बात में यकीन नहीं है, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की रिपोर्ट भी लगाई है, मैं तो ये चाहता हूँ कि नगर निगम इसकी तरीके से एज पर बाई लॉज इसकी जांच कराए इस बिल्डिंग की। अगर गिरासू है सर मैं तोड़ दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गिरासू होनी भी तो चाहिए। सही बात नहीं है सर, आपके मेरे किसी कहने से तो एक्सपर्ट ही तो बताएगा सर कि गिरासू है या नहीं है। और अगर नगर निगम गिरा देता है तो आप क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति आप बनाएंगे? सर मेरी क्या रणनीति है, मेरा तो नुकसान है। मैं तो हाई कोर्ट जाऊंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा सर, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा इसमें कि कैसे करना है। बट तरीके से तो जांच होनी चाहिए ना सर। इसमें दबाव में आके कर करके अगर मैं प्रेशर बनाया जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ, हाई कोर्ट ही जाऊँगा या कहीं जाऊँगा? मैंने सब दे रखा है, बस नगर निगम इसकी तरीके से जाँच करवाए। CBRI करके है वहाँ पर रुड़की में, उनसे जाँच करवाए जो एक्चुअली एक सही अथॉरिटी है जो डिटरमिन ये कर सकती है कि बिल्डिंग गिरासू है या नहीं है। वो लोग करें जांच। अगर वो कहते हैं कि अगर बिल्डिंग गिरासू है सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गिरा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद ही गिराऊंगा, बट एटलीस्ट प्रूफ तो करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार पहुंचे हैं और सप्तऋषि आश्रम में गुरु समाधि और मूर्ति अनावरण समारोह में करेंगे शिरकत। सप्तऋषि आश्रम में आज गुरु समाधि व मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का अंतिम और सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:30 बजे सड़क मार्ग से सप्तऋषि आश्रम पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत सम्मेलन में भाग लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी गुरु समाधि स्थल पर संतों का आशीर्वाद ग्रहण करेंगी और देश की शीर्ष राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी में कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिलेगी। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारत माता मंदिर और सप्तऋषि आश्रम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस और सुरक्षा बल तैनात है। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सप्तऋषि आश्रम के आसपास सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है। रुड़की के मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री हैदर अली जैदी के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जश्न-ए-इमाम हुसैन कार्यक्रम के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलौर में एक सेमिनार गोल्डन जुबली का आयोजन बड़े ही धूमधाम व भव्य तरीके से किया जा रहा। आपको बता दें कि जश्न-ए-इमाम हुसैन कार्यक्रम धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द की भी एक शानदार मिसाल पेश करेगा। गोल्डन जुबली कार्यक्रम में जहां 50 मुस्लिम धर्मगुरु शिरकत करेंगे, वहीं 6 हिंदू धर्मगुरुओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है और इसी के साथ मुशायरे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के नाम चीन शायर भी हिस्सा लेंगे और साथ ही कई न्यायाधीशों सहित आरएसएस कार्यकर्ता एवं कई अधिकारी भी उपस्थित होंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पद्म प्रोफेसर नासिर नकवी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक ऐतिहासिक होगा जिसमें देश के नाम चीन शायर हिस्सा लेंगे और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बनेगा। वहीं मौलाना जनफकर जब्बार ने इमाम हुसैन के जीवन पर भी प्रकाश डाला है।
बना रहा हूँ। ये जश्न एक अजीमुशान जश्न है और सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से ये हिंदुस्तान का जश्न है। नाम सिर्फ इसका जश्न हुसैन है। और आपने भी सुना कि इमाम हुसैन वो वाहिद शहीद है, बलिदान देने वाले हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी के वक्त आपने फरमाया था कि तुम मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो 1400 साल पहले जाहिर है कोई मुसलमान तो था नहीं हिंदुस्तान में। वहाँ के लोगों ने कहा आप हिंदुस्तान जाके क्या करेंगे, वहाँ कोई मुसलमान तो है नहीं। तो इमाम हुसैन ने जो जुमला कहा था वो हिंदुस्तान के माथे पर आज भी सुनहरे ताज़ा तराशे हुए झूमर की तरह झिलमिल कर रहा है। वो जुमला ये था जब कहा कि आप हिंदुस्तान क्या करेंगे जाकर, वहाँ तो कोई मुसलमान है नहीं। तो आपने कहा था मुसलमान नहीं, इंसान तो है, यानी इंसानियत वहाँ नहीं थी। उस वक्त भी हिंदुस्तान में ही इंसानियत थी, तो इंसानियत उसको रिटर्न कर रही है। तो इमाम हुसैन के इस जुमले का खिराज अता कर रही है कि इमाम ने हिंदुस्तान को याद किया था। हिंदुस्तान वासी आज इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन की याद में आप हजरत अली का जिक्र सुनते होंगे, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ये उन्हीं के बेटे हजरत इमाम हुसैन का ये जश्न हो रहा है कि जो जिनका बहुत बड़ा मज़ार करबला में है, उनकी याद में हर साल 50 साल से ये जश्न हुसैन के नाम से मंगलौर उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शायर हर साल शरीक होते हैं। इस साल क्योंकि गोल्डन जुबली है तो इसे 2 दिन का प्रोग्राम किया गया है। पहले दिन कॉन्फ्रेंस है जिसमें हिंदुस्तान के नामवर स्कॉलर्स इसमें शरीक होंगे, जिसमें वाइस चांसलर भी हैं और समाज के लोग भी हैं और हिंदू धर्म गुरु भी हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं और IAS, IPS, IRS जितने भी हमारे हिंदुस्तान के नामवर नगीने हैं उन सबको इनवाइट किया गया है। कल ये पूरा ये जश्न हुसैन ही नहीं बल्कि जश्न मंगलौर होगा, जश्न हिंदुस्तान होगा, क्योंकि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी। तो हम ये समझते हैं कि प्यासे हुसैन की याद में हरिद्वार के गंगा किनारे उनको याद किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रतीक है मोहब्बतों। कटिहार जिले के रोशना थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 सड़क पर बाबूपुर के समीप एक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार सहित 2 गंभीर महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना के बाद मौके पर प्रशासन, ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है और ग्रामीणों ने भाग कर रहे ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ लिया है और घटना की सूचना रोशना थाना को दी गई है। इधर घायलों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देते हुए इलाज के लिए हायर सेंटर कटिहार भेजा गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने ट्रक की तलाशी ली है, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब भरी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मासूम कुमारी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शराब से भरी ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं सूचना पाकर बंगाल पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने घटना बिहार क्षेत्र में घटना होने की पुष्टि की है। कटिहार पुलिस द्वारा जो है लगातार जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है, खास करके बंगाल और झारखंड जैसे बॉर्डर्स के थ्रू, उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रोशना थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मालदा के थ्रू जो है एक ट्रक में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है और उसको बॉर्डर क्रॉस कर बिहार के अन्य जिलों में जो है उसको बेचा जाएगा। इसी क्रम में एक टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में एक ट्रक जिसमें से लगभग 4,884 लीटर जो है विदेशी शराब, इसको जब्त किया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति प्रवीण दास जो कि जिला मालदा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रहे हैं, मोबाइल की तलाशी ली जा रही है टेक्निकल टीम द्वारा और इसमें अन्य जो भी नाम सामने आएंगे कि इनके द्वारा जो है इसकी डिलीवरी कराई जा रही थी और कहाँ पे इनको बेचा जा रहा था, उन जिन लोगों का नाम सामने आएगा उनके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।